इतिहास जिसको IOA रिकॉग्नाइज। क्या नाम बदलने से बुनियादी चीजें भी बदलेंगी? किसके नाम से इसका अंतर पड़ता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ खेल मंत्री अनिल विज जी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार खेल नीति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी तैयारी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से खेल को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने पूछा था उसी का जवाब लेते हैं। अनिल विज साहब, बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछली सरकार ने रोडवेज से, हरियाणा रोडवेज से उठाकर उनको ऑडी में बिठा दिया। आपकी नीति क्या है? इस ऑडी से वो और कहाँ जाएंगे? देखिए, बहुत आगे जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब केवल मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि हमने राशि बढ़ा दी, जहाँ और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई, हमने और सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। सभी खिलाड़ियों का हम बीमा कराने जा रहे हैं। हमने हुडा के प्लाट के लिए उनकी भी एक कैटेगरी बना दी कि उनको भी एक कैटेगरी उनकी बनेगी, और भी हम सुविधाएं देने जा रहे हैं। लेकिन मेरी सरकार हमारे और मेडल आए, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जी। हर गेम का। अब आपको जान के हैरानगी नहीं होगी कि हमारे हरियाणा में एक भी शूटिंग रेंज नहीं है। आपको जान के ये हैरानगी नहीं होगी कि हमारे स्टेट में एक भी वो जो साइकिलिंग के लिए जी जिसका आपने मैदान होता है जी, वो नहीं है। और ऐसी अनेकों गेमें हैं जिनके लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या एक छोटा मोटा भी मैदान नहीं है। जो सरकार कहती रही कि हमने खेल नीति बनाई, उस सरकार ने कभी जाके देखा नहीं है कि जिन चीज़ों में मेडल आते हैं उन चीज़ों के लिए उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। हम पहले उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दायरा वाइडर होना चाहिए। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आप कर रहे हैं, हॉकी की अगर हम बात करते हैं, प्रदेश में 10 से 12 एस्ट्रोटर्फ हैं, लेकिन जहां अभ्यास हो रहा है, जहां प्रैक्टिस हो रहे हैं, महज 2 से 3 ऐसे एस्ट्रोटर्फ हैं। क्योंकि बहुत सारे कोचेस से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि वो शहर से बहुत दूर एस्ट्रोटर्फ बनाए गए हैं जहां पर खिलाड़ी जाके अभ्यास नहीं कर पाते। देखिए, उसका भी कारण है कि खिलाड़ियों की आज तक मैपिंग नहीं हुई कि कहां पर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको नहीं सोचा गया। राजनीतिक दबाव से या कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए। अगर हमें जहां पर खिलाड़ी तो हैं कबड्डी के और हम बना के दे रहे हैं हॉकी का, तो वो उनके काम तो नहीं आएगा। तो हम इसकी भी हम मैपिंग करवा रहे हैं कि सारे प्रदेश में कहां कहां पर किन किन खिलाड़ियों की ज्यादा कंसंट्रेशन है। सारे स्टेट में एक जैसे तो हो नहीं सकती है। कहीं पर किसी गेम के हैं, कहीं पर किसी गेम के हैं। अब जैसे साइकिलिंग के हैं, ज़्यादा खिलाड़ी कुरुक्षेत्र में हैं, तो हमें कुरुक्षेत्र में वो उनको सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर कहीं पर रेसलिंग के ज़्यादा हैं तो हमें रेसलिंग की वहाँ पे नर्सरियाँ और वो अकेडमियाँ बना के देनी चाहिए। तो जिस जिस गेम के जहाँ जहाँ पर हैं और क्षेत्रीय आधार पर ना बनाकर ज़रूरत के आधार पर अगर हम बनाएंगे तो खिलाड़ियों को उसका ज़्यादा लाभ होगा। प्रदेश में अगर हम सबसे बड़ी अगर दिक्कत की बात करें तो कोचेस की जो संख्या है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको कैसे, तीरंदाजी की हम बात करें, प्रदेश में सिर्फ एक कोच है। ऐसे में इस समस्या को कब तक इसका समाधान? देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि प्रदेश में कोचों को तैयार करने के लिए, क्वालिफाइड कोचों को तैयार करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि क्वालिफाइड कोच मिल सकें। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात ठीक है कि बहुत कमी है, बहुत कोचों की कमी है, और उसके लिए अब हम करने जा रहे हैं। हमने तैयार किया खाका उसका कि जिस खेल के कोच चाहिए हम उनको मुहैया करवाएंगे जी। ऐसे में कोच से जुड़ा जो खेल नीति में भी जिस बात का जिक्र है कि कोचेस की अनदेखी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस अनदेखी को ख़त्म किया जाएगा, जो आपकी खेल नीति कहती है। लेकिन सवाल यह है कि जब द्रोणाचार्य अवार्ड जैसी बातें सामने आती हैं तो वहाँ पर गलत तरीके से, आप महावीर फोगाट को अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने एक ऐसी फौज दी है कुश्ती में जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नहीं नवाजा जाता है? कुछ घपलेबाजी हर साल इस तरह की चीज़ें सामने आती है। बतौर खेल मंत्री आप पीछे होता रहा, उस पर तो मैं टिप्पणी अब ज़्यादा करूँगा तो ठीक नहीं है। आगे से हम चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी, खेल नीति में अगर हम और थोड़ा विस्तार से आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें आपने कहा कि एकलव्य अवार्ड तैयार किया जाएगा, कि जो कनिष्ठ खिलाड़ी हैं उनको भी हम तैयार करेंगे, लेकिन अभी अगर हम पूरी तरह से स्पीड को अगर हम देखते हैं तो क्या ज़िला स्तर पर वो सीरियसनेस अभी तक आपको नज़र आई है जो टेस्ट ले रहे हैं उनमें? क्योंकि बहुत जगह हमें भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि वहाँ पर उतनी गंभीरता नहीं है। नहीं, कमी है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जब ये गेम शुरू की गई, स्पैट शुरू किया गया, तो मकसद खाली स्कॉलरशिप हासिल करना था, खेल खेलना नहीं था। बिल्कुल। इसलिए वो मानसिकता अभी नहीं बनी है। हम कोशिश कर रहे हैं और अब पहला बार है कि जब स्पीड के तहत हुआ है तो अब वही लोग आगे आएंगे। पहले वो लोग आते थे जिन्होंने स्कॉलरशिप लेना होता था, अब वो लोग आगे आएंगे जिन्होंने गेम खेलनी है, वो लोग आगे आया करेंगे। बतौर खेल मंत्री अनिल विज साहब, आप खेलों में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं और खेलों में कभी ऐसा भी शौक कि आप भी मैदान में उतर करके उन खिलाड़ियों के साथ दो दो हाथ करना चाह रहे हैं? नहीं, खिलाड़ियों के देखिए, अब जब खेलते थे छोटी मोटी गेम खेलते ही थे, पर आज तो ऐसा नहीं है। आज तो मैं समझता हूँ हमारा दायित्व ये है कि हम उनके लिए खेलने के लिए ठीक वातावरण तैयार करें, और वो हम कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमें खेल नीति में भी सबसे अच्छी लगी, तमाम खेल के जानकारों को भी अच्छी लगी, कि आपने खिलाड़ियों को उसमें इनवाइट किया, आपने खिलाड़ियों से राय ली। आपको नहीं लगता कि जितने भी संघ तैयार हों आगे आने वाले समय में उसमें खिलाड़ियों को रखा जाए? क्योंकि अभी आप बीसीसीआई में देखिए, सलाहकार समिति में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण को रखा गया है ताकि वो सलाह दें। क्या आप भी इस ओर सोच रहे हैं कि जो भी हो उसमें खिलाड़ियों की भागीदारी हो? जो संघ हैं जी, उनकी वजह से कई जगह पर खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। और इस नेशनल गेम्स में भी हमारे काफ़ी मेडल और आ सकते थे अगर ये संघ अपनी ठीक ढंग से भूमिका निभाते जी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हिमाचल और केरला की तर्ज पर हम एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इनकी ऑटोनॉमी पर तो दखल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम निगाह जरूर रखना चाहते हैं, ताकि कम से कम ये रिटर्न तो फाइल करें कि इन्होंने कितने टूर्नामेंट कराए, कब इन्होंने अपने चुनाव कराए। ऐसे ऐसे संघ हैं जिनके 10-10, 20-20 साल से चुनाव ही नहीं हुए, तो उन सब पर भी हम कुछ ना कुछ करने का विचार कर रहे हैं, ताकि वो संघ भी ठीक करें और उसमें खिलाड़ी आए। तभी आएंगे जब चुनाव होंगे। जब 20-20 साल तक चुनाव ही नहीं होगा तो खिलाड़ी कहाँ से आएगा उसमें? तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर होंगी खेल के लिहाज से। प्रयास तो लगातार जारी रहेगा। हमारी जब अगली मुलाकात होगी, और मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन दर्शक हमारे जो आज आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कितना और वक्त की हम उम्मीद करें आपसे? नहीं, लगातार दिन प्रतिदिन चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम सांस रोक कर बैठे हुए हैं या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अनिल विज कभी इंतज़ार नहीं करता। Those who wait for favorable chances to come wait forever। इसलिए हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। अनिल विज फिल्मी स्टाइल में भी कभी कभी नजर आए हैं लोगों को। क्या फिल्मी स्टाइल में भी खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर कोई ऐसा आप रूप आज पहली बार दिखाना चाहें? नहीं, कोई ऐसा फिल्मी स्टाइल वाली बात नहीं है, लेकिन प्रदेश में खिलाड़ी अच्छे, उनको माहौल मिले, सरकार की तरफ से अच्छी सहायता मिले, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे उनको गाइडेंस मिले, अच्छे कोचेज मिले, ऐसा प्रयास हम जरूर करेंगे जी। एक बस आखिरी से सवाल, जो खिलाड़ी परेशान हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे संपर्क करें आपसे? नहीं, मुझे तो मिलते रहते हैं। मुझे मिलना तो सबसे आसान है इस हरियाणा में। अगर किसी को मिलना सबसे ज़्यादा आसान है तो वो मुझको मिलना ही आसान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज जी, जिन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले कुछ दिनों में खेल में वो बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभी तक प्रदेश के खिलाड़ियों ने नहीं देखे हैं। उम्मीद भी हम यही करते हैं, क्योंकि हरियाणा मेडल फैक्ट्री है और इस मेडल फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आते रहें तो देश का भी नाम रोशन होगा, प्रदेश का भी नाम रोशन होगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कहा जाता है कि आप में सिर्फ